Let's start. A very good morning to all of you, and I'll be starting up with सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करते हैं। नाउ देयर इज सम एस्टिमेशन पार्ट विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। और ये एस्टिमेशन पार्ट किस तरीके से होता है वो हम लोग आज देखेंगे, और कैसे हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं कि प्रोजेक्ट कब और कैसे बनेगा। तो द वर्ड एस्टिमेशंस, एस्टिमेशंस बड़ा ही ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसमें कि काफी कुछ हम लोगों को समझने के लिए मिलता है। एस्टिमेशंस का मतलब होता है एस्टिमेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ मनी, कि कितने पैसे उसमें लगेंगे। अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कितने मॉनेटरी की रिक्वायरमेंट होगी, कितने फंड लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। एक दूसरी चीज कि अगर मान लिया हमारा जो है सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है तो एस्टिमेट का हम लोग वी विल बी एस्टिमेटिंग टाइम, कि कितने समय में बनेगा, कब बनेगा। और जिसके अनुसार क्लाइंट ने अगर कुछ टाइम पीरियड दिया है तो उसके अनुसार हमारा प्रोजेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये सारी चीजें उसमें देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन नाउ। लेट्स चेक आउट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बोलते हैं। और शेड्यूलिंग किस तरीके से होता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ वी डू द शेड्यूलिंग्स। और ये शेड्यूलिंग क्या होता है? शेड्यूलिंग बेसिकली जो है हम लोग आधारित होता है, बेसिकली जो शेड्यूलिंग है, जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की बात जब हम लोग करते हैं तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है हम लोगों का, रिक्वायरमेंट प्रोसेस में कुछ माइलस्टोन्स थे। और वो माइलस्टोन्स क्या थे? वो 6 चीजें थी जो कि हम लोग रिक्वायरमेंट प्रोसेस में चेक करते थे। उसमें होता था क्या? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, डिजाइन स्टडी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं फिजिबिलिटी स्टडी, जब तक स्टडी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर प्रोजेक्ट में करना क्या है। दूसरा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग ये चेकआउट करते हैं या ये स्टडी करते हैं कि आखिर हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तीसरा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली अगर मान लिया कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसका एक खाका, जो कि एक छोटा हम लोगों का मॉड्यूल जो है वो मॉडल हम लोग तैयार कर लेते हैं। और उसके थ्रू एग्जामिन करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, अभी बना नहीं है, अभी बनेगा, वो इस तरीके का दिखना चाहिए या इस तरीके से काम होना चाहिए उस पर। और उसी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग डिजाइन की स्टडी करते हैं। और हम लोग डिजाइनिंग करते भी हैं कि किस तरीके से डिजाइनिंग करना है। पहला पेज क्या खुलेगा, दूसरा पेज क्या खुलेगा, 10वां पेज क्या खुलेगा। 10वां जब पेज खुलेगा तो उससे कौन कौन से रिलेटेड पेजेस होंगे। जैसे मान लिया कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है हम लोग ध्यान में हमेशा ये रखते हैं कि जैसे सबसे पहले हम लोग आईडी और पासवर्ड डालते हैं। तो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद क्या खुलेगा? तो कोई प्रोफाइल खुलेगा। सपोज कीजिए कि आपका पेजेस जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में आप आईडी पासवर्ड डालते हैं, सबसे पहले आपका प्रोफाइल पेज खुलता है। और उस प्रोफाइल पेज में क्या क्या होता है? उस प्रोफाइल पेज में बेसिकली आइडिया ये होता है कि आपका नाम रहेगा, आपसे रिलेटेड सारे फ्रेंड्स रहेंगे, आपके मैसेजेस होंगे, आपके डिफरेंट जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब नजर आएंगे, चैट सेक्शन नजर आएगा, नोटिफिकेशंस नजर आएंगे, बहुत सारा कुछ है जो कि जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालते हैं और आपका प्रोफाइल खुलता है या आपका फेसबुक अकाउंट खुलता है तो वो ये सब चीजें दिखता है। तो ये हुआ सेकंड पेज। लेकिन उस सेकंड पेज से कई सारे अलग अलग पेजेस जुड़े हुए हैं। जैसे फ्रेंड सर्कल का अलग पेज, जो आपका चैट सेक्शन है उसका अलग पेज, जो आपका डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स है उसका अलग पेज, नोटिफिकेशंस का अलग पेज। मतलब
सेकंड पेज के बाद जो है आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। तो उसमें से किस ऑप्शन में आप घुसना पसंद करेंगे? मान लिया कि आप फ्रेंड सेक्शन में घुस रहे हैं, तो फ्रेंड सेक्शन में जैसे ही तो केवल आपके फ्रेंड्स के बारे में, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन और वो सब जो है आपको नजर नहीं आएगा, बाकी की चीजें नजर नहीं आएंगी। तो वो क्या हो जाएगा, आपको जो है सिर्फ नोटिफिकेशन, ये आपको सिर्फ फ्रेंड सर्कल नजर आएगा और कितने सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में कॉमन फ्रेंड्स कितने हैं, ये सब नजर आएगा। तो दिस विल बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थर्ड पेज या फोर्थ पेज या फिफ्थ पेज, जो भी आपके डिफरेंट पेजेस हैं जो सेकंड पेज से रिलेटेड है। तो फिफ्थ पेजेस से फिर हो सकता है जो फ्रेंड आपका फिफ्थ पेज में है, तो जो आपका पेजेस है फिफ्थ पेज, वो कई सारे पेजेस और भी डिफरेंट पेजेस से जुड़ा हुआ रह सकता है। तो दिस इज हाउ द पेजेस और द डिजाइनिंग इज बीइंग डन। तो उसी की चीज में अगर हम एक्टिवली देखें तो फिजिबिलिटी जो स्टडी है उसके बाद हम लोग एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई हमारे पास इतना समय, इतना प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्या क्या काम, वो सब जो है इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होता है। फिर होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब यूजर का रिक्वायरमेंट, जो यूजर जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस वो रिक्वायरमेंट जो डेवलपमेंट के समय में हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को हमें देखना पड़ता है। तो दोनों के रिक्वायरमेंट जब हम लोग देखेंगे तो ये पता चलेगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो यूजर के तरफ से क्या है, और फिर हमारा रिक्वायरमेंट जो है एज अ डेवलपर हमें क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। वहीं पर जो आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होता है इवैल्यूएशन रिपोर्ट। कहने का मतलब कि अगर मान लिया कि हमारे पास रिक्वायरमेंट सारा चीज है, हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी सब कुछ कर रखा है हम लोगों ने, तो इसके बाद जो है डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट कैसे करेंगे। प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट कहने का मतलब आपका मॉड्यूल कैसे तैयार करेंगे, है ना, और वो किस मॉडल पे आधारित होगा, कौन से मॉडल पे आधारित होगा। कई सारे हम लोगों ने मॉडल भी पढ़े हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कई सारा मॉडल, वाटरफॉल मॉडल है, कोकोमोमो मॉडल है, फिर आपका डिफरेंट और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है मॉडल तैयार करेंगे और किस तरीके से आगे काम बढ़ेगा वो देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि डिजाइन स्टडी है। डिजाइन स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन स्टडी में उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन को बताते हैं कि आखिर कौन कौन सा पेज किसके किसके बाद खुलेगा। तो वो हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और वही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम और रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारे चीजों को देखना पड़ता है। ये सारा चीज है जो कि आपको माइलस्टोन इन रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आपको मिल जाता है। तो इसी के आधार पर शेड्यूलिंग की जाती है। इसीलिए जो है हम लोग रिक्वायरमेंट प्रोसेस पहले पढ़ते हैं और उसके बाद जो है माइलस्टोन पढ़ते हैं। तो जो आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है उसमें ये चीजें दी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में, स्प्लिट प्रोजेक्ट इनटू टास्क। सबसे पहला जो आपका एस्टिमेशंस है, एस्टिमेशंस का मतलब ही होता है कि टाइम पर सब कुछ खत्म करना एंड एस्टिमेट करना कि उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, और ये भी एस्टिमेट करना ये प्रोजेक्ट कितना दिन तक चलेगा। आखिर हम लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट कितना दिन तक चलेगा, या फिर 5 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा। क्योंकि नए नए जितने ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं या नए नए जितने सारे जो है टेक्नोलॉजीज बढ़ रहे हैं उसके अनुसार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस बार बार करने पड़ते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने के उन जो सॉफ्टवेयर है उसके उसमें जितने भी चेंजेस करने पड़ते हैं वो सारे चेंजेस जो हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट में, वो सारा कुछ जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कौन सी चेंजेस कब करनी है। तो ये प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के द्वारा दौरान पता चलता है। वहीं पर कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स के कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं
जो रिस्क मैनेजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को कवर अप करने के लिए हमारे पास रिस्क मैनेजर्स होते हैं, और वो रिस्क उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। वो भी एस्टिमेशंस में उतना ही उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट के एस्टिमेशंस में। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, स्प्लिट प्रोजेक्ट इनटू टास्क। एक प्रोजेक्ट को हम लोग कई सारे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। एंड एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क। तो यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। क्या एस्टिमेट करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ये एस्टिमेट करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, और ये भी एस्टिमेट करते हैं कि पूरा टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ से ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम बच जाता है, ऑर्गेनाइज टास्क कंकरेंटली टू मेक ऑप्शनल यूज ऑफ वर्कफोर्स। मतलब हम लोग एक के बाद एक टास्क को ऑर्गेनाइज करते चले जाते हैं ताकि हमारे पास जितना भी मैन पावर है वो सबको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, है ना। तो ऑर्गेनाइज टास्क कंकरेंटली टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्क फोर्स। नेक्स्ट है मिनिमाइज टास्क डिपेंडेंसीज टू अवॉइड डिलेज। हम लोग जो है एक टास्क के ऊपर दूसरा टास्क डिपेंडेंट ना रखें, कम से कम प्रयास करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि पहला टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपका दूसरा टास्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ गई। और जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, उसके कारण जो है डिले होता ही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिलेज, मिनिमाइज टास्क डिपेंडेंसीज टू अवॉइड डिलेज caused by one task waiting for another to complete। चलिए ये चीज हमने कर लिया। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर्स इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स पे भी काफी डिपेंडेंसी हो जाती है ना। क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स पे भी काफी डिपेंडेंसी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स पे डिपेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं दे आर द सोल रिक्वायरमेंट, वो उनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि वो दे आर द वन हु लुक फॉर ओवरऑल ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हैं उसके ओवरऑल को चेक करने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। एंड दे प्रेडिक्ट, वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में हमें कितना टाइम लगेगा और कितने सारे काम इसमें होने हैं, क्या क्या चीज़ हुआ है, क्या क्या चीज़ और होने हैं, तो कितना हर एक पार्ट में कितना टाइम लगेगा। डिपेंडेंसी इस हम लोगों की जो प्रोजेक्ट मैनेजर पे है वो बढ़ जाती है, इसीलिए कहा जाता है डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर्स इंट्यूशंस। इंट्यूशंस कहने का मतलब होता है कि उनके जो एक्सपीरियंस है, उनका जो स्किल है, उनके थ्रू हम लोगों को क्या कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये होता है आपका एक्सपीरियंस के आधार पर, जो कि हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं, इंट्यूशंस प्रेडिक्शंस, कि ये प्रोजेक्ट इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो काफी कुछ जो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में है, लिखना पढ़ना, तो उसको जो है आप लोग ध्यान दे करके उसको क्या करेंगे। ये देखिए आपका जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस या फिर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। जो शेड्यूलिंग है उस दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन प्रोसेस बोलिए या शेड्यूलिंग प्रोसेस बोलिए, बात एक ही है। तो इसमें जो है यहाँ पे ये डायग्राम आप हमेशा बना देंगे कि जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन प्रोसेस है वो क्या होता है। सिर्फ आप यहाँ पे एस्टिमेशन लिख दीजिएगा। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, सबसे पहले एक्टिविटी क्या क्या हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एक्टिविटी डिपेंडेंसीज, मतलब जो एक्टिविटी जो हमारा हो रहा है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंडेंट है वो भी हमें देखना है। तीसरा है एस्टिमेट रिसोर्सेज, उसके बाद जो है हम लोग कौन कौन सी चीजों का
को प्रयोग में लाना है, या कौन कौन सा हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, किन किन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एलोकेशन, एलोकेट पीपल टू एक्टिविटीज। एलोकेट पीपल टू एक्टिविटीज कहने का मतलब ये होता है कि कई सारे, कितने सारे बंदे को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अलग अलग एक्टिविटी के लिए। जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल बंदे चाहिए, बहुत सारे नॉन टेक्निकल बंदे चाहिए, तो वो सब जो है वो कैसे वो लोग काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, वो एलोकेशन यहाँ पे जरूरी है। क्रिएट प्रोजेक्ट चार्ट्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के लिए जो है हम लोग चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं। उसी में आपका आता है गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, ये सब सारे चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट कुछ और नहीं है, बल्कि कॉलम्स, कॉलम चार्ट की तरह ही है। और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करें कि हमारा काम सही समय पर हो पाए। ठीक है, तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट चार्ट्स हैं। और ये जो क्रिएट प्रोजेक्ट चार्ट्स है वो एस्टिमेट रिसोर्स एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ भी है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा जब भी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन आपसे पूछा जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आते हैं, तो वो एस्टिमेशंस के कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स मतलब एस्टिमेशंस प्रॉब्लम्स। देखिए लिखता भी है, एस्टिमेटिंग द डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या है, व्हाट वी विल डू, वी विल एस्टिमेट द डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी एस्टिमेट करेंगे कि आखिर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पर कौन कौन सी चीज़ों का जो जो टाइम है वो ज़्यादा लगने वाला है, या फिर कौन कौन सा प्रॉब्लम इसमें आने वाला है, तो को कितना कॉस्ट डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा इसमें आएगा, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स जो है इसमें हम लोग फेस करते हैं शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स के दौरान। तो द कॉस्ट एंड डेवलपिंग अ सॉल्यूशन इज हार्ड। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इज नॉट प्रोपोर्शनल। जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनल नहीं है टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ टास्क, है ना। प्रोडक्टिविटी इज नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्या, जो आपका प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हो सॉफ्टवेयर का, तो वो सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट माइट नॉट बी वेरी गुड, यू नो, जो कि आपका कैसे उस प्रोडक्टिविटी को हम लोग अच्छा से इंक्रीज कर सकते हैं, उसको जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उसमें कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम किस पर चलेगा। तो उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द टास्क। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो जितने भी काम कर रहे बंदे हैं सबके प्रोपोर्शन में तो नहीं रहेगा, क्योंकि टेक्निकल बंदे ही उसमें ज्यादा काम करते हैं, और लेकिन नॉन टेक्निकल बंदे की भी उतनी ही महत्वता होती है। जैसे एचआर मैनेजर हो गए, या फिर आपका जो एमबीए वाले लोग हैं वो हो गए, उसके कुछ लोग जो है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं। तो ये लोग ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं, एचआर लोग सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं, नॉन टेक्निकल लोग सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं। आपके स्टाफ जो फोर्थ ग्रेड के स्टाफ्स हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, या फिर ऑफिस बॉयज हैं, उन लोगों की जरूरत सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं होती है, लेकिन दे आर इक्वली हेल्पफुल। क्योंकि अगर उनका काम अगर सही से नहीं रहा तो शायद जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो शायद अच्छे से काम ना कर पाए। तो जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होती है जितनी कि टेक्निकल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेक्निकल लोगों की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दे आर एक्चुअल इनटू द प्रोग्रामिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इसलिए जो है उनकी महत्वता थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल बंदे का भी काम यही कर लेंगे। इसलिए बाकी सारा कुछ जो काम है, जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें सबकी सहभागिता होती है, और सभी लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी जो है कोई काम
सही से हो पाता है या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट हो पाती है। Adding people to a late project makes it later because of communication overheads. कई बार ऐसा होता है कि जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है और प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है तो उस दौरान भी कई लोग कंपनी में को छोड़ देते हैं या फिर कई लोग नए लोग कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस समय रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा। रिक्रूटमेंट तभी स्टार्ट होगी जब नया प्रोजेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि नया जब प्रोजेक्ट आया तो नए बंदों की ज्वाइनिंग होती है, नए तरीके से होती है, वे लोग नया काम करते हैं, ये सब होता है उसमें। लेकिन हम लोग जो है अगर मान लिया किसी बंदे को हम लोग जोड़ते हैं, मान लिया 2-3 बंदे को हम लोग प्रोजेक्ट में जोड़ते हैं, सॉफ्टवेयर जो चल रहा है उस समय अगर हम लोग जोड़ते हैं तो होता क्या है कि उनको फिर पूरा चीज समझाने में काफी वक्त लगता है। तो प्रोजेक्ट में नए लोगों को इंक्लूड करना इजी है, लेकिन हेल्पफुल भी है, लेकिन हो सकता है कि उन लोगों को चीज़ें उतनी जल्दी समझ में ना आए जितनी जल्दी वैसे लोग जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में उनको चीज समझ में आए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रोजेक्ट में आप हैं तो प्रोजेक्ट में अगर आप हैं तो आपकी जो सहभागिता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें आप पहले से अगर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत कुछ पता होता है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं और नए लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको उतना कुछ समझाना पड़ेगा, फिर से उसको उतना कुछ बताना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो वो डिले हो सकता है। द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपेंस, ऑलवेज अलाउ कंटीजेंसी इन प्लानिंग। बहुत सारे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो कि हमेशा होती ही रहती है। अनएक्सपेक्टेड चीजें जैसे कई लोग जो बंदे काम कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट में वो बंदा बीच में छोड़ दिया, तो बीच में जब छोड़ देगा बंदा, जब बीच में छोड़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें उस बंदे के जगह जगह पे नया बंदे को लेना पड़ेगा। तो वो बंदा जो छोड़ेगा उसके लिए तो ठीक है वो अच्छी कंपनी में जा रहा है, लेकिन कंपनी के लिए ये दिक्कत वाली बात हो जाती है कि अब उसकी जगह कौन लेगा, और जो जगह लेगा वो इतनी जल्दी उन चीजों को समझेगा कि नहीं समझेगा। तो दिस इज अ बिग टास्क। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी कई बार हमें फेस करना पड़ेगा जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। अलाउज ऑलवेज अलाउ कंटीजेंसी इन प्लानिंग। ऑलवेज अलाउ कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी का मतलब होता है कि हमेशा हम लोग प्लानिंग जब भी करें तो हम लोग टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लेके चलें। मतलब हम लोग पहले ही से जो कंपनी है उसको पहले से हम लोग बता दें कि भाई इसमें इस पर्टिकुलर जो टाइम है वो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही लेकर के चलें, उनको हम लोग ज्यादा ही बताएं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं बीच बीच में जिसके चलते हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर मान लिया क्लाइंट को 2 महीने का ही टाइम देना चाह रहा है और आपसे कह रहा है कि नहीं आप उसको 1 महीने में खत्म कीजिए या फिर आपको 2 महीने में ही खत्म करना है, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि नहीं हम लोग जो है 2 महीने में खत्म कर देंगे, थोड़ा सा 10 दिन और टाइम लग सकता है या 2 महीने 15 दिन टाइम लग सकता है, उसके अनुसार आप अपना सेट कर लीजिए। तो अगर वो रेडी हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग ना नहीं बोलेंगे, हम लोग 2 महीने पे ही काम ले लेंगे, ज्यादा बंदों को हम लोग उसमें इन्वॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट इज बार चार्ट्स एंड एक्टिविटी नेटवर्क्स। तो जो आप लोगों का चार्ट्स है वो भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है। तो जो चार्ट्स है, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, आई थिंक कि एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा लोगों को। हम लोग कुछ रिस्क मैनेजमेंट का भी चीज पढ़ेंगे इसमें। तो बार चार्ट्स एंड एक्टिविटी नेटवर्क्स हैं, ये ग्राफिकल नोटेशंस होते हैं। ग्राफिकल नोटेशंस किस आधार पे? ग्राफिकल नोटेशंस होते हैं जिसमें कि हम लोग इलस्ट्रेट कर पाते हैं कि प्रोजेक्ट का टाइमिंग कब है और कितना काम हो चुका है।
तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अनुसार, और वो ग्राफ बार चार्ट्स के अनुसार होता है, जो कि गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट्स के रूप में होता है, और वो चीज को दर्शाने का तरीका होता है। तो ग्राफिकल नोटेशंस यूज्ड इलस्ट्रेट द प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो ये आपका जो है बार चार्ट्स एंड एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर जो है, एक्टिविटी नेटवर्क्स के अंदर जो है, आपका ग्राफिकल नोटेशंस यूज्ड टू इलस्ट्रेट द प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन का, प्रोजेक्ट का टाइम का जो बातें हैं वो बताता है। कौन बताता है? बार चार्ट्स के जरिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट शोज द प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन इनटू टास्क। किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट का टास्क जो है वो डिवाइड किया गया है, जो प्रोजेक्ट का जो डिवीजन है वो भी हमें बार चार्ट्स और एक्टिविटी नेटवर्क्स के जरिए जो है हम लोग उसको बता सकते हैं। टास्क शुड नॉट बी स्मॉल। जो जो टास्क में डिवाइड किया गया है वो टास्क छोटा छोटा नहीं होना चाहिए, वो टास्क इतना होना चाहिए कि लगे कि हाँ एक काम है, बड़ा काम है। तो सारा प्रोजेक्ट को इसीलिए डिफरेंट टास्क में बांटा गया है। दे शुड टेक अबाउट अ वीक और टू। एक काम को, एक टास्क में इतना काम जरूर होना चाहिए कि कम से कम उसमें 10 दिन 15 दिन समय लग जाए। एक्टिविटी चार्ट शोज टास्क डिपेंडेंसीज एंड क्रिटिकल पाथ। तो एक्टिविटी चार्ट ये शो करता है कि आपका टास्क का डिपेंडेंसीज क्या है, उसमें कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बार चार्ट शोज शेड्यूल अगेंस्ट कैलेंडर टाइम। बार चार्ट क्या शो करता है कि आपकी टाइमिंग क्या है, किस तरीके से टाइमिंग आगे बढ़ेगा और कौन सा टास्क कितने दिनों में हम कंप्लीट कर पाएंगे। उसके टास्क ड्यूरेशंस के कुछ डिपेंडेंसीज हैं, जैसे एक्टिविटी T1 है, T2 है, ये टास्क है। टास्क T1, T2, T2, T3, T4, T5 ऐसे करके T12 है ना। तो उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे हमें बताना होता है कि 8 डेज लगेंगे, इसमें 15 डेज लगेंगे, इसमें 15 डेज लगेंगे। टास्क 4 जो है उसमें इतना लगेगा। डिपेंडेंसीज है इसमें, मतलब जब तक टास्क T1 स्टार्ट नहीं होगा तब तक टास्क ये जो M1 है वो नहीं हो पाएगा। तो ये टास्क 3 है। तो कई सारा चीज जो है इसमें है। जैसे अब टास्क 5 है वो टास्क 2 और टास्क 4 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसा जो डिपेंडेंसी वाला चीज है इसको हम लोग M1, M2, M3 से डिनोट करते हैं। तो ये आपका डिपेंडेंसीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको बताते हैं क्लाइंट को कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से ये एक्टिविटी नेटवर्क है, इसको एक्टिविटी नेटवर्क बोलते हैं। कि कौन सा टास्क है, ये टास्क T1 है तो उसको 8 डेज लगेगा। फिर T1 के बाद जो है हमारा T2 है, ये टास्क T2 है, इसमें 15 डेज लगेगा। इस टास्क T1 पर M1 डिपेंडेंट था तो उसका, और उसका जो है टाइमिंग ड्यूरेशन यहाँ पे दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी नेटवर्क। कि कौन सा काम कौन सा एक्टिविटी कब किया जाएगा, कितने दिनों में किया जाएगा, वो इससे पता चलता है। जैसे T5 टास्क है तो ये T5 टास्क में 10 डेज लगेगा। M7 है तो ये M7 जो है डिपेंडेंसी देखेंगे कि डिपेंडेंसी M7 का किस किस पे है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को ऊपर वाले चार्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ M7 होगा। M7 देखिए T5 और T7 पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब पहले हमें T5 और T7 को कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के हमारा कोई और दूसरा काम हो सकता है, तभी हम लोग M7 पर आ पाएंगे। तो ये T5 पे डिपेंडेंट होगा, इधर T7 पे डिपेंडेंट है, उसकी डिपेंडेंसी भी यहाँ पे दिख रही है, तभी ये M7 निकला है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी नेटवर्क चार्ट। तो इसको हम लोगों को समझना होता है कि किस तरीके से काम होगा। तो आई होप आई एम क्लियर। अब ये देखिए आपका एक्टिविटी टाइमलाइन है जो बार चार्ट के रूप में दिखाया गया है। आपका T1 टास्क इतना दिन लगेगा, T4 टास्क इतना दिन लगेगा, T2 टास्क इतना दिन लगेगा। ये सारा चीज आपका डिवीजन करके बताया गया है एक्टिविटी टाइम पे, जो कि आपका यहाँ पर देखिएगा मंथ शो कर रहा है, ऊपर में मंथ शो कर रहा है डेट के अनुसार, और उस डेट के अनुसार ही हमें काम करना पड़ेगा। और ये हम लोग एस्टिमेशन के जरिए ही करते हैं, ये विदाउट एस्टिमेशंस नहीं कर सकते। ये एस्टिमेशंस के जरिए ही हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा टास्क कितना दिन समय लगेगा, उसके अनुसार हम लोग अपना टाइम देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, यही आपका जो है बार चार्ट है। और ये गैंट चार्ट
और बार चार्ट करीबन दोनों एक ही जैसे हैं। उसमें थोड़ा सा और दिखता है, डिपेंडेंसीज वगैरह भी उसमें दिख जाता है गैंट चार्ट में। तो ये समझिए कि गैंट चार्ट ही है, ये एक्टिविटी टाइमलाइन का गैंट चार्ट ही आपको दिख रहा है, जो कि आप लोगों को भी शो करना है इसी तरीके से आपका, जिसमें कि बार चार्ट के जरिए जो है हम लोग ये दिखाते हैं, बार चार्ट कॉलम चार्ट के जरिए हम लोग ये दिखाते हैं कि किस तरीके से काम जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये बार चार्ट है आपका, है ना। तो जो आपका ब्लू लाइन है वो आपको शो कर रहा है कि कौन सा काम कब होना है और उसमें कितना टाइम लगेगा। जो मैक्सिमम टाइम है वो 19/9 का है और 4/7 से टाइम शुरू हो रहा, मतलब 2 महीने का ये प्रोजेक्ट था, 2.5 महीने का। इसको हम लोगों ने दर्शाया है इस एक्टिविटी टाइमलाइन में। तो आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से काम आगे बढ़ता है और उसको जो है हम लोग देखते हैं किस तरीके से काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कैसे उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं तरीके से। ये देखिए यहाँ पे स्टाफ एलोकेशन है, जो कि स्टाफ एलोकेशन के जरिए भी हम लोग देखते हैं कि T4 टास्क है तो उसमें कितने स्टाफ लगेंगे, 4.7 मंथ है तो उसमें कौन कौन सा काम किस पर्टिकुलर बंदे के द्वारा किया जाएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें लगा हुआ है, डेवलपमेंट कौन कर रहा है, वो सारा का नेमिंग देखिए, फ्रेड, जेन, एने, जिम, मैरी, ये टास्क 45 ये करेगा, टास्क 7 जो है T7 जिम करेगा, एने टास्क 2 करेगा। तो इस तरीके से जो है काम डिवाइड होता है स्टाफ लोकेशन। तो ये जो है यही आपका दोनों मिलाकर के गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट कहलाता है और इसको और भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो guys, from next class we will be doing risk management और गैंट चार्ट पर्ट चार्ट ये भी देख लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक्स अ लॉट एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। और लोग जो है